नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य हैं सूचीबद्ध। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। चीन सहित दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी गई वृद्धि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड के संबंध में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने राज्यों को कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में रविवार तक घने कोहरे की दी गई चेतावनी। प्रदेश के परिवहन निगम ने कोहरे की स्थिति में रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बसें न चलाने का लिया फैसला। और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। शराब के विनिर्माण व बिक्री के संभावित स्थानों पर ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस रख रही है निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 चर्चा पारित कराने के लिए प्रस्ताव करेंगे। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में कल हंगामा देखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा है और वो अपनी बात पर कायम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मांग की है कि जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगते उन्हें सदन में आने की अनुमति न दी जाए। मामला गंभीर होता दिख रहा था, जिसमें सभापति ने हस्तक्षेप किया। लेकिन सोमवार को अलवर में उनके दिए एक बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। मंगलवार को जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उनके बयान की गूंज यहाँ भी सुनाई दी। समूचे सत्ता पक्ष ने बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सदस्यों ने खड़गे से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मांग की कि जब तक खड़गे माफी नहीं मांगेंगे उन्हें सदन में रहने की अनुमति न दी जाए। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वे अपनी बात पर कायम है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के रवैये पर नाराजगी जताई और कार्रवाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने चेताया कि इस तरह का व्यवहार आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। So I would take very strong view of every member. तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों ने भी खड़गे के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए खड़गे से माफी की मांग की। ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मुझे लगता है कि आजादी के आंदोलन में सभी लोग रहे हैं
और खड़गे जी के बयान से हम सहमत नहीं है। हम उसका हम विरोध करते हैं और इसी तरह की बयानबाजी किसने नहीं करनी चाहिए। जिस भाषा का प्रयोग खड़गे जी ने किया है उससे नकली गांधी तो प्रभावित और प्रसन्न हो सकते हैं, पर देश की जनता उनसे ना प्रसन्न होती है और ना ही प्रभावित होती है, बल्कि इस सब भाषा का जो जवाब है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और समय आने पर पूरा जवाब भी देगी। कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करते हैं। हम देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हमारे को कोई सर्टिफिकेट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पूरी तरह से आक्रामक है और बिना माफी के वो उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। वहीं कल संसद की कार्यवाही कई मामलों में महत्वपूर्ण रही। लोकसभा में जहां मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या पर गंभीर चर्चा देखने को मिली, वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा से ये जानकारी सामने आई। 2014 से फरार आर्थिक भगोड़ों से एजेंसियों ने 33,862 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। मंगलवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। सांसद हरसिमरत कौर, पीवी मिथुन रेड्डी और गुरजीत सिंह औजला के नाम से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन स्पीकर ने इसे महत्वपूर्ण विषय बताते हुए नियम 193 के तहत चर्चा करने का प्रस्ताव रखा, जिससे अधिक से अधिक सांसद अपनी बात रख सकें। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि पूरा राज्य नशे की गिरफ्त में है। एक होरी पार्टी ने एक बदलाव दी राजनीति कह के पंजाब दे उत्ते कब्जा करता ते 10 महीनों च पंजाब दे की हालात हो गए ने सर। आज मैं सिर्फ थानू आही कहना चाहांगी कि भावे मेरी तुसी ना सुनो, तुसी आही देख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन पहले की फटकार लगाई है, तो क्या टिप्पणियां की है, केड़ी टिप्पणियां कीतियां ने पंजाब सरकार दे उत्ते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले कई सालों में लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 तक जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया। परिवार टूट रहे हैं, ड्राइवर्स बढ़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और रोड एक्सीडेंट के बारे में भी काफी बारे में नशा मुक्ति और शराब का जो उसका एक बहुत 72% ड्राइवर के उसमें ये कारण पाया गया है। इससे पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्यों के साथ समन्वय के लिए देश भर में 7 टीमें बनाई गई हैं। एम्स सर्वर हैकिंग मामले पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 2014 से फरार आर्थिक भगोड़ों से एजेंसियों ने 33,862.20 करोड़ रुपए की वसूली की है। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से जमा निधि को राज्यों को नियमित तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। Any program which is being undertaken by the state government or the central government through the cess that is being collected, sometimes much more than what is collected in the cess, central government is filling and giving for education, health, agricultural infrastructure, roads. All the cess are collected for a particular purpose. Each one is collected for a particular purpose, and that particular purpose is obviously served through the states. राज्यसभा में विनियोग विधेयक संख्यांक 5 2022 और विनियोग विधेयक संख्यांक 4 2022 पर चर्चा मंगलवार को भी जारी रही।
कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कहा यह जा रहा है कि चीन में अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड संक्रमित शवों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है क्योंकि चीन की राजधानी में वायरस तेजी से फैल रहा है। महामारी प्रतिबंधों में अचानक ढील के बाद चीन में हालात बेकाबू हो रहे हैं। बीजिंग में सोमवार को 2 लोगों की जान जाने के बाद मंगलवार को कोविड-19 से 5 और लोगों की मौत हो गई। हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों के ये आंकड़े चीन में फैले इस संक्रमण की कहानी को बयां कर रहे हैं। हालांकि चीन के आंकड़ों पर संदेह है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रसार व्यापक है। चीन ने 7 दिसंबर को नागरिकों के अनिवार्य परीक्षण की शर्त को भी हटा दिया है। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं, जबकि कई लोग स्वतः लगाए गए लॉकडाउन में चले गए हैं। आपूर्ति सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। इस बात के संकेत है कि वायरस चीन की नाजुक स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। शहरों में गहन चिकित्सा इकाइयों के विस्तार करने के साथ ही क्लिनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि वायरस के म्यूटेट होने की संभावना है क्योंकि ये चीन में फैला है। चीन की जीडीपी के आकार को देखते हुए, चीन की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए वायरस से होने वाली मौत बाकी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका टीके के प्रावधान और वायरस के तीव्र चरण से उबरने में देशों की मदद करने में दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि चीन में भी जल्द ही ऐसा ही होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सॉ स्वी हॉक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में शोध के वाइस डीन एलेक्स कुक का कहना है कि किसी दूसरे देश में महामारी की हर नई लहर नए स्वरूप का जोखिम लाती है। चीन में जो जोखिम है वो बहुत बड़ा है और वर्तमान में इसका आकार बड़ा है। दवा की दुकानों में दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में आम नागरिक एक दूसरे की समय पर मदद करने के लिए आगे आए हैं। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के सुजो शहर में एक फार्मेसी मालिक ने अपने स्टॉक से इबुप्रोफेन मुफ्त में दिया। लागत लगभग 2000 युआन है। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, पैसा मायने नहीं रखता। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में 60% लोग, जो कि दुनिया की 10% आबादी के बराबर है, आने वाले महीनों में संक्रमित हो सकते हैं और 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने को कहा है। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश ने इसकी रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यों को सभी पॉजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसका पता चले कि कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आज इस संबंध में एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 95 रोगियों की जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भेजे गए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 3 नए रोगी मिले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग SARS-CoV-2 जीनोम मिक्स कंसोर्टियम की 17 लैब हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल संसद परिसर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम सांसद शामिल हुए। बैठक में छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। साथ ही G20 बैठकों के दौरान लंच और डिनर में भी मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई और खिलाड़ियों को भी मोटे अनाज का उपयोग करने की नसीहत देने पर भी चर्चा हुई। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स की गीत स्पर्धा, मिलेट्स के निबंध स्पर्धा तथा मिलेट्स पर स्कूल कॉलेजों में चर्चा का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इसे जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये छोटे फार्मर को विशेष रूप से जब ये दुनिया में अभी 200 से ज्यादा मेहमान, 200 ज्यादा से ज्यादा मीटिंग हो रहा है, लाखों से ज्यादा लोग G20 में आ रहे हैं, उन सब लोगों को कहाँ भी पॉसिबल है, कहाँ भी डिनर वगैरह होगा, वहां हम मिलेट का भी कुछ तो कुछ आइटम रखेंगे। और अब बात मौसम की। शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह का मौसम कल के मुकाबले साफ रहा, लेकिन 2 दिनों से घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखी 5 डिग्री सेल्सियस और ये माना जा रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने 2 दिनों के लिए जो शीतलहर है उसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रदेश भर में 21 से 25 दिसंबर तक कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कोहरे के चलते बसों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। कोहरे के कारण हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि मार्ग पर कोहरा पाया जाएगा तो बसों को मार्ग में पड़ने वाले बस स्टेशनों, ढाबा, थाना, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा पर कोहरा कम होने तक खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निर्णय क्षेत्रीय प्रबंधक स्थानीय स्थिति के अनुसार करेंगे। कोहरा छटने के बाद ही बसों का संचालन पुनः किया जाएगा। लगभग 1 माह तक कोहरे के दृष्टिगत बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। परिवहन मंत्री के निर्देश मिलने के उपरांत परिवहन निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्णय लिया गया। यात्रियों, चालकों, परिचालकों के लिए स्टेशनों पर ठहरने, अलाव, शौचालय, साफ सफाई, सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय उपलब्ध कराएंगे। बस स्टेशनों पर स्थित कैंटीन स्टॉल रात दिन खुले रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच भी की जाएगी। इस संबंध में एमडी परिवहन निगम द्वारा सभी क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बताया कि बसों का संचालन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि इसी दौरान कोहरा पड़ता है। यदि कोहरा नहीं है तो बसें संचालित होंगी या कोहरा खत्म होने पर बसें गंतव्य को जाएंगी। ये निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कोहरे के कारण सोमवार को प्रदेश में कई हादसे हुए थे, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में घना कोहरा होने की संभावना जताई है। कोहरे के कारण यातायात पर प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते रेलवे ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा ने बताया कि रेल यात्रा को कोहरे के दौरान सुरक्षित रखने के लिए ट्रेन में सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही तमाम विशेष उपाय भी किए जाते हैं।
कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा फॉग प्रिपेयर्डनेस जो है इंटेंसिव स्तर पर की जाती है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जारी किए जाते हैं। फॉग सेफ डिवाइस जो है सभी ट्रेन्स में, हमारी जितनी भी पैसेंजर और गुड्स ट्रेन्स हैं उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। टोटल 539 जो हैं FSD उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें जो लोको पायलट है उसको पता चल जाता है कि आगे जो सिग्नल आ रहा है उसकी क्या पोजीशन है, कितनी डिस्टेंस पे वो जो सिग्नल है वो उपलब्ध है। इस तरीके से जो लोको पायलट्स हैं वो और ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, सतर्क होकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है इंटेंसिव कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें GPS जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है पेट्रोल मैन को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उसकी भी मॉनिटरिंग हो सके कि पेट्रोल मैन जो है सतर्क है और बहुत अधिक विजिलेंट होकर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इसका भी पता लगाया जा सके। और जो है इसमें काउंसलिंग की जाती है, जो भी हमारा स्टाफ रहता है ट्रेन रनिंग से रिलेटेड, जितने भी स्टाफ हैं, लोको पायलट्स हैं, हमारे ट्रेन मैनेजर्स हैं, उनकी रेगुलर काउंसलिंग की जाती है। और जो इंटेंसिव हमारा फुट प्लेट इंस्पेक्शंस रहते हैं, नाइट इंस्पेक्शन के शेड्यूल्स रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन की स्थिति, उनके समय की पूरी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 139 से ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी यात्रीगण रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी 139 नंबर पर ले सकते हैं। साथ ही किसी भी असुविधा के लिए इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। स्टेशन पे वेटिंग हॉल रहते हैं, जिसमें जो है पैसेंजर्स अगर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, ठंड हो रहा है, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। पैसेंजर्स के लिए केवल एक अनुरोध है कि 139 जो हमारी सिंगल हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उसका प्रयोग करें। फॉग में क्योंकि ट्रेनें लेट हो सकती हैं, पंक्चुअलिटी प्रभावित हो सकती है, तो 139 पर स्टेशन पर आने से पहले पता लगा लें कि उनके ट्रेन जो है कितनी लेट चल रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर। हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। जिले के SP दीपक भूकर के निर्देश पर कच्ची और अवैध शराब की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गढ़मुक्तेश्वर में ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर गश्त भी की जा रही है। थाना सिंभावली, गढ़मुक्तेश्वर और बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा शराब के विनिर्माण व बिक्री के संभावित स्थानों तथा जंगलों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी शराब माफिया अवैध तरीके से शराब बनाकर क्षेत्र में न बेच पाए। तीर्थ नगरी में अवैध शराब पर रोक लगने के बाद जनता को भी राहत मिलेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़ के निर्देशन में अवैध शराब के विनिर्माण व बिक्री पर रोक लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में थाना गढ़मुक्तेश्वर, थाना सिंभावली तथा थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा शराब के विनिर्माण व बिक्री के संभावित स्थानों तथा जंगल और खादर क्षेत्रों में प्रभावी गश्त व चेकिंग के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। अवैध शराब के कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने व पूर्व में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहे एवं जेल गए अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और विराम। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश आगामी फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुण वीर ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान समेत कई जगहों पर रोड शो किया। यमुना अथॉरिटी प्रदेश में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए सेक्टर 7 में 1000 एकड़ जमीन पर कोरियन और जापानी सिटी बसाने की योजना तैयार कर रही है।
500 एकड़ में कोरियन और 500 एकड़ में जापानी सिटी बनाने वाली इस सिटी की खासियत ये होगी कि यहाँ का परिवेश हूबहू जापान और कोरियन सिटी जैसा होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए अगले 2 महीनों में 1190 एकड़ जगह का अधिग्रहण किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से सटा हुआ यमुना अथॉरिटी का सेक्टर 7 इसके लिए चयनित किया गया है, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, जहां पर जापान और कोरिया देशों से आने वाले इन्वेस्टर्स अपने इंडस्ट्रीज के साथ साथ अपने लिए डेडिकेटेड सिटी भी बसा सकेंगे। जापान और कोरिया में रोड शो किया गया और वहां पर लोगों ने, इंडस्ट्री ने राजस्थान की तरह जहां का उनका डेडिकेटेड टाउनशिप है, एक जापानीज टाउनशिप है रिको के इंडस्ट्रियल एरिया में, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के एक औद्योगिक शहर को बसाने के लिए, औद्योगिक टाउनशिप को बसाने के लिए मांग रखी थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 स्वीकार कर लिया है। और 5-5 एकड़ में कोरिया के टाउनशिप और एक जापानीज टाउनशिप दोनों बसाई जाएंगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप होंगी जिसमें इंडस्ट्री भी होगी, रेजिडेंशियल भी होंगे, ग्रुप हाउसिंग भी होंगे, कमर्शियल भी होंगे, स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे और फैसिलिटी भी होगी। यानी हर तरह से अपने आप में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा, जहां घर भी बन सकेगा, माल भी, खाना भी, अपनी स्कूल भी, जापानीज या कोरियन स्कूल भी बन सकेंगे तथा हॉस्पिटल भी रहेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए पर्यटन में अभी तक 249 करोड़ रुपए के निवेश के करार से इसकी शुरुआत हुई है। प्रयागराज में वर्ष 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ को लेकर अभी से निवेशकों के अंदर निवेश की रुचि दिखने लगी है। प्रयागराज कुंभ 2019 का प्रदेश सरकार ने जिस भव्य और दिव्य अंदाज में आयोजन किया था, उससे त्रिवेणी की पावन भूमि पर 24 करोड़ से अधिक लोगों का यहां आवागमन हुआ था। 2025 में प्रयागराज के आगामी महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। आगंतुकों की ये संख्या अपने साथ पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी साथ लाएगी। प्रदेश सरकार में पर्यटन नीति अनुमन्य प्रोत्साहन के लिए 22 नई गतिविधियों को जोड़ा गया है, जिसमें वेलनेस रिसोर्ट, हेरिटेज होम स्टे, बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, इको टूरिज्म की इकाइयां, कारवां टूरिज्म यूनिट, प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा, धर्मशालाएं, ऑल वेदर सीजनल कैंप, जलाशय, झील, वेलनेस टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म शामिल है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर्यटन नीति के अंतर्गत हमने अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सब्सिडी निर्धारित की है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कोई बजट होटल खोलना चाहता है या फिर होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि किसी भी क्षेत्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम उसको कुछ रियायत दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। इसके लिए हम जो है अपने पर्यटन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी हम जो है निवेशकों के साथ भी 1-to-1 इंटरेक्शन करके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को इसमें रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। अभी तक प्रयागराज में 249 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है अलग अलग फील्ड में, और आगे भी हम चाहते हैं कि महाकुंभ 2025 से पहले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके नए होटल्स, अच्छे क्लास के होटल्स यहाँ पे ले। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य हैं सूचीबद्ध। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। चीन सहित दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी गई वृद्धि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड के संबंध में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने राज्यों से कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में रविवार तक घने कोहरे की दी गई चेतावनी। प्रदेश के परिवहन निगम ने कोहरे की स्थिति में रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बसें न चलाने का लिया फैसला। और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। शराब के विनिर्माण व बिक्री के संभावित स्थानों पर ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस रख रही है निगरानी। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।